हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे सीलिएक स्क्रू के बारे में। तो अभी तक माल अब्जॉर्प्शन में कैसे कैसे मतलब कि फ़ैट का डाइजेशन माल अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसको कैसे किस किस टेस्ट से पता लगाना है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे हमको पता लगाना है, कैसे माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, और विटामिन B12 का माल अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए मैंने टेस्ट समझा दिए हैं। बाकी अब आते हैं तुम्हारे सीलिएक स्क्रू पे। सीलिएक स्क्रू इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो ये क्या है कि कॉमन कॉज ऑफ माल अब्जॉर्प्शन है ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट के लिए कॉमन कॉज ऑफ माल अब्जॉर्प्शन ये है, ठीक है ना। दिस डिजीज़ इज कंसिडर्ड एज आइसबर्ग डिजीज़, छुपी हुई डिजीज़। आइसबर्ग डिजीज़ फिनोमेना तुमने पढ़ा होगा अपने कम्युनिटी मेडिसिन PSM में, ठीक है ना। अगर पढ़ के आए होगे कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है ना, तो उसमें समझ में आता है आइसबर्ग डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो हिडन होती हैं, जो छुपी होती है पॉपुलेशन में। इटियोलॉजी ऑफ सीलिएक डिजीज़, क्या क्या इटियोलॉजी है, इट इज़ नॉट नोन। बट अगर जो देखो इटियोलॉजी बेसिकली सीलिएक डिजीज़ का हमें नहीं मालूम, इट इज़ नॉट नोन, बट हम लोग वेरियस हाइपोथेसिस हमने सजेस्ट की है। तो क्या हो सकता है उसमें, it appears that environmental, immunologic and genetic factors are having a lot of interest in it. Environmental, जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं इसमें ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। इन्वायरमेंटल, इम्यूनोलॉजिकल एंड जेनेटिक। वन इन्वायरमेंटल फैक्टर इज द क्लियर एसोसिएशन ऑफ अ डिजीज विद ग्लियाडिन, अ कंपोनेंट ऑफ ग्लूटेन प्रेजेंट इन व्हीट एंड राई। तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि क्लियर एसोसिएशन जो माना गया है अभी तक का सबसे बेहतरीन जो रिसर्च है, इसमें ग्लियाडिन के लिए एसोसिएशन है। इसका जो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है इज़ द क्लियर एसोसिएशन ऑफ डिजीज़ विद ग्लियाडिन। इसका ग्लियाडिन से क्लियर एसोसिएशन है डिजीज़ का। कंपोनेंट ऑफ ग्लूटेन, ये कंपोनेंट होता है ग्लूटेन का, प्रेजेंट इन व्हीट एंड राई, व्हीट और राई में इसका प्रेजेंस होता है। इम्यूनोलॉजिक कंपोनेंट इन्वॉल्व इन बोथ अडाप्टिव एंड इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ इम्यूनोलॉजिक कंपोनेंट क्या क्या हम लोग में बात कर सकते हैं, जैसे अडाप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स से इसका भी एसोसिएशन होता है, अडाप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज प्रोड्यूस अगेंस्ट ग्लियाडिन। ग्लियाडिन के अगेंस्ट में क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। ग्लियाडिन किसका कंपोनेंट होता है, बेसिकली ग्लूटेन कंपोनेंट होता है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक तरीके से सिंड्रोम ये होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, intestinal clinical feature in most of the intestinal clinical feature which most common feature is diarrhea with weight loss, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखोगे, तो इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर में बेसिकली इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर में क्या देखोगे, मोस्ट कॉमन फीचर क्या क्या देखोगे, डायरिया विथ वेट लॉस, ठीक है ना। डायरिया देखोगे और वेट लॉस देखोगे, सबसे ज़्यादा तुमने क्या देखा है इसमें इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर में क्या क्या देखोगे, डायरिया विथ वेट लॉस, ठीक है। डायरिया विथ वेट लॉस तुम लोग देखोगे किसमें, इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर्स में, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, देखो पहली बात क्लिनिकल फीचर में क्या देखना है, इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर में क्या देखोगे, डायरिया प्लस वेट लॉस, वही देखना है, मोस्ट कॉमन फीचर है ये, डायरिया वेट लॉस, डायरिया वेट लॉस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दिस डायरिया में भी सेकेंडरी टू स्टेटोरिया। ये डायरिया जो होता है ये सेकेंडरी टू स्टेटोरिया हो सकता है, जैसे बंदे को स्टेटोरिया हो रहा है तो ये डायरिया जो है ये सेकेंडरी टू स्टेटोरिया है, मतलब बंदा जो है जो ये डायरिया है ये सेकेंडरी हो सकता है स्टेटोरिया के लिए। अगर बंदे को मान लो स्टेटोरिया हो रहा है, मतलब फैट का लॉस हो रहा है, ये उसकी सेकेंडरी हो सकता है, मतलब कि पहले फैट का लॉस हुआ फिर डायरिया होने लगा, ठीक है। ऑब्वियसली स्टेटोरिया इज प्राइमरीली ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ जिजुनल म्यूकोसल डिस्फंक्शन। यहाँ पे स्टेटोरिया क्यों होता है, जिजुनल म्यूकोसल डिस्फंक्शन के कारण से। जिजुनल में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, जिजुनल म्यूकोसल डिस्फंक्शन हुआ तो क्या हो गया, स्टेटोरिया हो गया, जिजुनल म्यूकोसल डिस्फंक्शन, राइट। सीवियर पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म्स, क्या क्या इसमें पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म्स है ड्यू टू विच डायरिया इज प्रोड्यूस। सीवियर पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म्स क्या क्या है जिसके कारण से डायरिया प्रोड्यूस हो सकता है, वो है तुम्हारा स्टेटोरिया मोस्ट कॉमन कॉज है, जो कि जिसमें बल्कि फाउल स्मेलिंग स्टिकी स्टूल होती है, विच इंडिकेट स्टेटोरिया, बल्कि फाउल स्मेलिंग स्टिकी स्टूल, राइट। सेकेंडरी लैक्टोज डिफिशियंसी, सेकेंडरी लैक्टोज डिफिशियंसी हो सकता है इस बंदे में कि हाँ बाइल एसिड माल अब्जॉर्प्शन हो सकता है बंदे में, क्या है कि हाँ कह सकते हैं कि इसमें बाइल एसिड का माल अब्जॉर्प्शन हो, ठीक है ना। क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, एंडोजेनस फ्लूइड सेक्रीशन, एंडोजेनस फ्लूइड सेक्रीशन हो, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो जाए, एंडोजेनस फ्लूइड सेक्रीशन हो, और बाइल एसिड माल अब्जॉर्प्शन हो, और सेकेंडरी लैक्टेज डिफिशियंसी हो, इसके कारण से भी डायरिया जो है प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। एंड डायरिया इज इन दिस कंडीशन इज क्रोनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी, दैट मीन्स देयर इज नो ब्लड नो पस, कोई ब्लड ना हो और कोई पस ना हो तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो सकता है इस बंदे को। कौन सा डायरिया हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डायरिया जिसमें कोई पस ना कोई ब्लड हो, ठीक है ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डायरिया, राइट।
तो इसके एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर्स पे हम लोग आते हैं कि सीलियाक डिजीज इज एसोसिएटेड विद डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो इसका एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर होता है इसी सीलियाक डिजीज़ का, जिसको क्या कहते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो यहाँ पे क्या होता है, पेपिकुलो वेस्कुलर रीजन्स हो जाते हैं रिस्पॉन्ड टू डैप्सोन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, पेपिकुलो वेस्कुलर लीजन्स हो जाते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में। और ये कैसे किसको रिस्पॉन्ड करेगा, डैप्सून को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर डैप्सून है तो ठीक हो जाएगा, पेपिकुलो वेस्कुलर डिजीज़ हो सकता है। सीलियाक डिजीज इज एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डैमेज लाइक इन पैंक्रियास, टाइप 1 डायबिटीज़, मोलाइटिस में ऑटो इम्यून डैमेज से भी एसोसिएटेड हो सकता है। लिवर, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, IgA मेडिएटेड नेफ्रोपैथी से भी एसोसिएटेड होता है। जैसे पैंक्रियास में टाइप 1 डायबिटीज़, मोलाइटिस, लिवर में एक्यूट ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। और किससे हो सकता है, किडनी में IgA नेफ्रोपैथी के साथ। एट सम एक्सटेंट डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम आर ऑल्सो सीन। तो कुछ एक्सटेंट तक यहाँ पे डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ऑल्सो दिख सकते हैं। ठीक, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हो यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन में बायोप्सी और स्मॉल इंटेस्टाइन की बायोप्सी करा लो, मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है। वहाँ पे क्या होगा, फाइंडिंग ऑफ लॉस ऑफ विलाई, फ्लैट म्यूकोसा, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। मान लो कि जैसे ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ विलाई, फ्लैट म्यूकोसा, यहाँ पे इसके साथ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन आ रही है। ठीक है, वन important thing to note in all patient almost of celiac disease with dermatitis herpetiformis have histologic changes in the small intestine, although usually much milder। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें नोट करनी चाहिए कि सारे पेशेंट्स में सीलियाक डिजीज़ के डर्मेटाइटिस जो कि एसोसिएटेड है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के साथ, तो वहाँ पे हिस्टोलॉजिकल चेंजेस तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे ही होंगे, ऑल्दो यूजुअली मच माइल्डर। तो यहाँ पे माइल्डर लेकिन होंगे, लेकिन यहाँ पे हिस्टोलॉजिक चेंजेस होंगे। Another important thing is if patients stay gluten-free diet, these changes are reversible in celiac too। अगर तुम्हारा जो है अपन उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दे रहे हैं तो ये चेंजेस जो है रिवर्सिबल भी चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली बायोप्सी लेनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और तुम्हें क्या देखना है इसमें, बायोप्सी लेनी है, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। और ज़्यादातर केसेस में अगर जो कि सीलियाक डिजीज़ के साथ जो है तुम्हारा इसके साथ एसोसिएटेड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के साथ में, तो वहाँ पे हिस्टोलॉजिक चेंजेस तुम्हें मिलेंगे। और अगर तुम ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हो तो यहाँ पे जो है तुम्हारा ये रिवर्सिबल भी चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या इसका अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इस यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो कि कराते हो कि यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होता है, यहाँ पे एंटी इंडोमाइसियल एंटीबॉडी है और मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी है, एंटी +- एंटीबॉडी होती है। एट जेनेटिक लेवल मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन विच इज़ नियरली 100% सेंसिटिव एज दीज आर ऑल प्रेजेंट इन सीलियाक डिजीज़। तो HLA-DQ2 यहाँ पे होता है, HLA-DQ8 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जेनेटिक लेवल पे तुमने ये इन्वेस्टिगेशंस करानी है, HLA-DQ2 और HLA-DQ8। ट्रीटमेंट क्या करना है, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। देयर आर सम इंडिकेशन अबाउट स्टेरॉयड थेरेपी के कुछ इंडिकेशंस है, कौन कौन से इंडिकेशंस है, क्या क्या इंडिकेशंस हैं। रिफ्रैक्टरी स्क्रू, ठीक है ना। तो कुछ इंडिकेशंस क्या क्या है स्टेरॉयड थेरेपी की, रिफ्रैक्टरी स्क्रू प्रिवेंट करता है, सीलियाक स्क्रू प्रिवेंट करता है। एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के साथ ये एसोसिएटेड होता है, हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लिम्फोमा प्रेजेंट कर सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि सीलियाक डिजीज़ का, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फोमा को इसने प्रिवेंट किया जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है सीलियाक डिजीज़ में। और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के साथ से मतलब कि इंडिकेशन है इसमें, और सीलियाक स्क्रू तो है ही है जो प्रैक्टिस स्क्रू भी है, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी कुछ सीलियाक स्क्रू के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।